हेलो दोस्तों, स्टडी हब एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसका पार्ट 4 करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको हमारे चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी एमसीक्यूज, इस प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लेक्चर्स इस सीरीज के देख सकेंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। पुराने लेक्चर्स के साथ साथ जो इस सीरीज के आने वाले लेक्चर्स हैं वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं ये सभी के सभी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होंगे, लेकिन इनका आपको हिंदी में भी अनुवाद करके बताया जाएगा, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं तो भी आप इन लेक्चर्स का इक्वली बेनिफिट ले सकें। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिगुर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। सिगुर का पठार निम्न में से भारत के किस राज्य के अंदर है। ऑप्शंस में आपको दिया गया है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु के अंदर है ये पठार। अब ये पठार फेमस क्यों है? क्योंकि ये कनेक्टिंग पॉइंट है हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के। मान लीजिए ये हमारा साउथ इंडिया का मैप है, तो ये जो है हमारा ईस्टर्न घाट है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्ट की साइड में, पश्चिम की साइड में वेस्टर्न घाट, पूर्व की साइड में ईस्टर्न घाट। तो ये जो यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट है इन दोनों का, यहाँ पे हमारा ये मिलता है सिकुर का पठार, जो कि है तमिलनाडु के अंदर। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। भारत के अंदर सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन किस नदी का है? पहले पे तो है गंगा, गंगा का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, और दूसरे पे आती है फिर गोदावरी। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि गंगा का, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है इसका रिवर बेसिन, जो कि हुआ है 8,61,452। और गोदावरी नदी का फिर सेकंड नंबर पे आता है भारत के अंदर, जो कि है 3,12,812। तो ये दोनों फैक्ट आपको विद फिगर्स याद रखने हैं, कुछ भी चीज़ आपको एमसीक्यू में बना के पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज सिंगी काम्बन इन द वैली ऑफ तिब्बत। तिब्बत वैली के अंदर निम्न में से किस रिवर को सिंगी काम्बन के नाम से भी जाना जाता है? अब तिब्बत के अंदर ये जो सिंगी काम्बन है, इसका मतलब होता है लॉयंस माउथ, यानी शेर का मुंह, और ये बोलते हैं इंदस नदी को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दोनों चीज़, कि सिंगी कामन किस चीज़, उनकी भाषा में किस चीज़ को बोलते हैं, लॉयंस माउथ को बोलते हैं। और ये जो इंदस रिवर है ये किस ग्लेशियर से निकलती है? बोखार ग्लेशियर से। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, कोई सी भी चीज़ आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ रिवर एंड देयर सोर्सेज आर करेक्ट। देखिए यहाँ पे एक साइड तो आपको दी हुई है ये रिवर्स नदियाँ, और दूसरी साइड जहाँ से ये निकलती है इनके सोर्सेज ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन कौन से मैचेस यहाँ पे करेक्ट है। तो पहले में दिया हुआ है साबरमती नदी अरावली हिल से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल ठीक है। माही नदी विंध्य हिल से निकलती है, ये बिल्कुल ठीक है। ताप्ती नदी सतपुरा रेंज से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, और यहीं से नर्मदा नदी भी निकलती है, ये भी ठीक है। लूनी नदी निकलती है अरावली हिल से, अजमेर के पास है ये, इसका जो सोर्स है अरावली हिल्स में, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी चारों के चारों मैच हमारे यहाँ पे करेक्ट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी हमारा, यानी 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मालवा प्लेट्यू डज नॉट मेक ए पार्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मालवा का पठार निम्न में से किस किस राज्यों के अंदर, किस राज्य के अंदर नहीं आता? यानी कि 3 राज्यों के अंदर आता होगा, एक राज्य यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है जिसके अंदर वो नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर ही मालवा का पठार नहीं आता। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में ये पठार की सीमाएं आती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंडियाज फर्स्ट यूरेनियम माइंस इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। भारत की पहली यूरेनियम की खान निम्न में से किस स्थान पे मिली थी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जाडूगुड़ा की खान में ये मिली थी। और उसके बाद जो दूसरी माइन मिली थी वो आंध्र प्रदेश के अंदर, ये तुम्मालापल्ले है, यहाँ पे मिली थी। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, पहली मिली थी हमें जाडूगुड़ा के अंदर, जो कि इंडिया की फर्स्ट यूरेनियम माइन थी, और दूसरी हमें मिली थी फिर आंध्र प्रदेश के अंदर तुम्मालापल्ले में। अगला क्वेश्चन है नैरो वाटर एरिया अटैच विद ए मेनलैंड इन फॉर्म ऑफ चैनल नोन एज कयाल्स आर फाउंड इन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये जो कयाल्स हैं, वैसे तो ये लगून्स को कयाल बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि लगून्स किस क्या चीज़ होती है। तो लगून को कयाल्स बोलते हैं केरल के अंदर। तो यहाँ पे तो हमारा जो करेक्ट, इसको क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, केरल है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए, कयाल्स या लगून, या फिर इसको हम बैक वाटर भी बोलते हैं, ये क्या चीज़ होती है? मान लीजिए ये कोई तट है, ये कोई कोस्ट है, अब यहाँ पे पानी है, अब यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, कोई रेत वगैरह कुछ इकट्ठा हो जाता है, और जब ये पानी इधर से इधर आता है, जब हाई ये लैंड ब्रिज चलती है, यानी कि हवाएं जब समुद्र से मैदान की तरफ आती है, लहरें भी इसी साइड आती हैं फिर हवाओं के साथ, तो जब ये पानी इस साइड आएगा, अब यहाँ पे कुछ ऊंचाई हो जाएगी सेडिमेंट इकट्ठा होने की वजह से, तो पानी इधर तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जब पानी वापस जाता है तो बहुत सारा पानी यहाँ पे यहीं पे रिटेन होकर रह जाता है, पानी बहुत ही कम वापस जाता है, तो यहीं पे एक पानी इकट्ठा रहता होता रहता है, फिर ये सेडिमेंट ऐसे पूरा एरिया कवर कर लेगा।
अब यहाँ पे आपको दिखेगी कि एक लेक सी बन गई है बीच में, ये जो पानी यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है इसी को हम लगून बोलते हैं। और ये ज़्यादातर जो हमें मिलते हैं केरल और साउथ कर्नाटक जो है, दक्षिण कर्नाटका है, उसके तट पे ज़्यादातर हमें लगून्स देखने को मिलते हैं। तो कयाल्स जो बोलते हैं इन लगून्स को, केरल के अंदर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर केरल हो गया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कोस्ट है, ये फैक्ट्स हैं। अब मालाबार कोस्ट का भी यहाँ पे जिक्र है कि मालाबार कोस्ट, ये जो हमारा पूरा का पूरा केरल तट है, मान लीजिए ये साउथ इंडिया है पूरा, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, तो ये जो केरल राज्य है इसके पूरे तट को हम मालाबार तट बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ये कयाल्स हैं, ये बैक वाटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक वाटर्स भी इनको बोलते हैं, ये इस मालाबार कोस्ट पे मिलते हैं। और नेहरू ट्रॉफी ट्रॉफी होती है केरल के अंदर हर साल, और इसको ये एक बोट रेस होती है, तो ये कयाल के अंदर ही होती है। इस कयाल का नाम है पुन्नामदा। और कोची जो हमारा पोर्ट है, कोची बंदरगाह है, ये भी एक कयाल के ऊपर ही स्थित है, और ये वेम्बानंद कयाल है। वेम्बानंद, इसको हम झील भी बोल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक कयाल जो है एक तरीके से झील का रूप ले लेते हैं, तो वेम्बानंद झील भी इसको हम बोलते हैं। और ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि भाई वेम्बानंद झील कहाँ पे ये एसएससी में तो कई बार पूछा जा चुका है कि वेम्बानंद झील किस राज्य के अंदर है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वेम्बानंद एक झील है, साथ में मतलब कयाल से एक लगून लेक है, और इसको वहाँ पे कयाल के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़, ये सारे के सारे फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, कोई भी चीज़ आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। पारादीप बंदरगाह निम्न में से किस नदी के डेल्टा पर है? तो इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण नदी उड़ीसा की कौन सी है? महानदी। महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम भी है जो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, और जो इसका डेल्टा बनता है उड़ीसा में, इसी के ऊपर पारादीप पोर्ट है। और पारादीप पोर्ट से मेनली जो एक्सपोर्ट होता है भारत से, आयरन होता है। और अभी तक जो सबसे ज़्यादा आयरन एक्सपोर्ट होता है इस पोर्ट से, वो जापान को होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, कहीं पे भी आपको कोई फैक्ट बना के पूछी जा सकती है। तो महानदी के डेल्टा पे है ये हमारा पारादीप का बंदरगाह, और इस बंदरगाह से सबसे ज़्यादा आयरन एक्सपोर्ट होता है, और मेनली जापान को होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर कॉटन कल्टीवेशन विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल्स इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो कॉटन के लिए सबसे फेमस है ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल मिलती है भारत के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में, और यहीं पे कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है भारत के अंदर। गुजरात के अंदर भारत का सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है, और सबसे ज़्यादा कॉटन मिले भी गुजरात के अंदर है। तो अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव ए फॉरेस्ट कवर मोर देन 75% ऑफ देयर टोटल जोग्राफिकल एरिया। निम्न में भारत के अंदर कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर उनके टोटल एरिया के 75% से ज़्यादा है? तो ऐसे केवल 3 राज्य हैं। सबसे ज़्यादा तो जो फॉरेस्ट कवर है बाय परसेंटेज, वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश है, इसका एरिया मान लीजिए 100 है, तो यहाँ पे 75 अराउंड, यहाँ पे 82-83% के आसपास फॉरेस्ट कवर है। तो यानी कि इसका केवल 17-18% ऐसा भाग है जो कि बिना फॉरेस्ट के है। अब ये जरूरी नहीं कि भारत के अंदर सबसे बड़ा हो बाय, मतलब बाय एरिया। बाय एरिया अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, लेकिन अगर उस राज्य के टोटल एरिया का प्रतिशत देखा जाए जो कि यहाँ पे पूछा गया है, तो वहां पे अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, और उसके बाद मणिपुर है और नागालैंड। ये भारत के अंदर केवल 3 ऐसे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, जहाँ पे 75% से ज़्यादा उनके टोटल एरिया का फॉरेस्ट से कवर है। और वैसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो ये इंडिया सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये है कोलकाता के अंदर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग रेंज स्प्रेड फ्रॉम सासाराम एंड रोहतास इन वेस्टर्न बिहार टू चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान। बिहार के सासाराम और रोहतास से लेके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक कौन सी माउंटेन रेंज फैली हुई है? तो ये फैली हुई है हमारी विंध्या रेंज। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो विंध्या रेंज है, ये मेनली सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है, जो कि है मिश्रण सैंडस्टोन, शेल और लाइमस्टोन का। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। एक तरफ तो ये क्रांतियाँ दी हुई हैं, रेवोल्यूशंस दिए हुए हैं, और दूसरी साइड किस फसल से रिलेटेड ये थी ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन से मैच हमारे करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो पहला दिया हुआ है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन जो था वो एग से रिलेटेड नहीं था, ये ऑयल सीड से रिलेटेड है। यानी ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा भी फिर यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि येलो रेवोल्यूशन तो ऑयल सीड से था। और तो गोल्डन रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है? गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड है हमारे हॉर्टिकल्चर से, यानी कि बागवानी से। और येलो रेवोल्यूशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऑयल सीड से रिलेटेड है। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो से बिल्कुल ठीक है, और ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी ऑप्शन 3 और 4 हमारा, ये तीसरा और चौथा ये जो करेक्टली मैच है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे
करेक्ट आंसर होगा 3 एंड 4 आर ओनली करेक्ट मैचेस हियर। अगला क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन कंट्री इंडिया हैज़ एन एयरबेस। निम्न में से कौन सी एक मध्य एशियाई देश है जिसके अंदर भारत का एक एयरबेस है, भारतीय एयरफोर्स का एक एयरबेस है? तो वो है हमारा फखरूर एयरबेस तजाकिस्तान के अंदर। ये केवल ये भारत का पहला ओवरसी एयरबेस था और आज के समय पे ये एकमात्र एयरबेस है जो कि भारत के बाहर है इंडियन एयरफोर्स का, और ये बना गया था सन 2002 में। इसका नाम आपको याद रखना है, फखरूर एयरबेस, ठीक है, तजाकिस्तान देश के अंदर है। With reference to cotton, which among the following are correctly matched? India is original home of the cotton plant. ये भी बात बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले कॉटन भारत के अंदर ही उगाई गई थी। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस हाइब्रिड कॉटन सीड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए भारत ने सबसे पहले कॉटन की हाइब्रिड वैरायटी इंट्रोड्यूस की थी। ये फैक्ट भी बिल्कुल ठीक है, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है, तो सबसे पहली जो भारत के अंदर हाइब्रिड कॉटन वैरायटी आई थी कमर्शियल यूज़ के लिए वो थी H4, और ये डेवलप की कहाँ पे की गई थी? ये हमारी गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सूरत के अंदर, यहाँ पे की गई थी। और जो साइंटिस्ट थे वो थे डॉक्टर C.T. पटेल, तो और इनको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, कोई भी MCQ में बना के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑयल पाम। ऑयल पाम इज ए प्लांटेशन क्रॉप। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ इनके प्लांट लगाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था आम के बाग का, कि भाई हमने प्लांटेशन क्रॉप अगर लगानी है, हम पेड़ उगा देते हैं, अब उन पेड़ पे फल वगैरह जो भी उसका प्रोडक्ट है वो आता है, फिर उसको हम बेचते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? मेनली लार्ज लैंड चाहिए होता है और इनिशियल कैपिटल काफ़ी हाई चाहिए होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है प्लांटेशन क्रॉप के लिए। तो ऑयल पाम भी बिल्कुल ठीक है। और इट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं हेल्प करते हैं। इट कैन बी यूज फॉर बायोफ्यूल प्रिपरेशन, बायोफ्यूल के लिए भी, बायोफ्यूल बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल ऑयल पाम का होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो ऑयल पाम होता है वर्ल्ड के अंदर प्रोड्यूस, वो होता है मलेशिया और इंडोनेशिया में। अभी तक भारत को जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट, भारत जहाँ से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता था ऑयल पाम, वो था मलेशिया देश। लेकिन मलेशिया के साथ अभी हमारे डिप्लोमेटिक संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, तो इंडोनेशिया से हमने सबसे ज़्यादा इसका इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर ही मेनली ये पाए जाते हैं। और नेपाल से भी, नेपाल के अंदर भी थोड़ा थोड़ा इनकी खेती की जाती है, वहाँ से भी हम थोड़ा बहुत मंगा लेते हैं। तो मेनली, लेकिन मेन जो कंट्री है वर्ल्ड के अंदर वो मलेशिया और इंडोनेशिया ही है। तो यहाँ पे हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये फैक्ट आप देख सकते हैं, द मेजोरिटी ऑफ ऑयल पाम इज ग्रोन इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया ड्यू टू आइडियल ग्रोइंग कंडीशन अवेलेबल 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। मान लीजिए हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री लेटीट्यूड, तो इसके जो 10% नॉर्थ और 10% साउथ, 10% साउथ, तो ये जो बीच का एरिया बना, ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से फेवरेबल है ऑयल पाम के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसी, और ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं मलेशिया और इंडोनेशिया, ये इसी क्षेत्र में पड़ती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और भारत ने ऑयल पाम के क्षेत्र में 100% FDI इंट्रोड्यूस की हुई है, मतलब अलाउ की हुई है, ताकि हमारे देश के अंदर ये ऑयल पाम का जो प्रोडक्शन है ये बढ़ सके, क्योंकि हम मेजरली हम इसके इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। भारत के अंदर इसका इतना प्रोडक्शन नहीं होता। और फ्यूचर है आज के समय पे बायोफ्यूल्स का, क्योंकि हम पेट्रोलियम और डीजल, ये पेट्रोल डीजल से के अल्टरनेट बना रहे हैं। जैसे कि हमने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की है, तो इसी तरीके से बायोफ्यूल के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए ऑयल पाम एक काफ़ी क्रूशियल क्रॉप है। तो इसको हम एक तरीके से हमारी गवर्नमेंट इस तरीके की नीति बना रही है कि इसके प्रोडक्शन के लिए हमारे देश में बढ़ावा मिले, क्योंकि ये जो 10 डिग्री ये जो क्षेत्र पड़ता है 10 डिग्री नॉर्थ वाला, ये कुछ पार्ट हमारे नीचे तमिलनाडु और केरल के अंदर भी आता है, तो यहाँ पे भी इन चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए एक पॉसिबिलिटी तलाश रही है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग क्रॉप्स, कॉटन, जूट, शुगर केन यानी कि गन्ना और तंबाकू। अब विच ऑफ द अबव आर कैश क्रॉप, इन फसलों में से कौन कौन सी क्रॉप जो है कैश क्रॉप है? अब कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसल, ये कौन सी फसल होते हैं जिनको हम उगाते हैं केवल इनका कमर्शियल यूज़ के लिए, इनको बेचने के लिए केवल इनको उगाया जाता है? तो ये चारों की चारों हमारे यहाँ पे, जैसे अगर आपको दिख रहा होगा कि घरों के अंदर तो इनमें से किसी भी फसल का इस्तेमाल नहीं होता, मेनली इन सारों फसलों को उगाया जाता है मार्केट में बेचने के लिए, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन, तंबाकू। लेकिन अगर हम बात करें वीट की, राइस की, इनका कमर्शियल यूज़ भी है, लेकिन साथ के साथ इनको किसान जो है अपने घर के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, तो मेनली ये कैश क्रॉप के अंदर नहीं आती। तो लेकिन ये चारों की चारों क्रॉप प्योरली यहाँ पे कैश क्रॉप है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सोइल विच विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन।
अब ये कुछ विशेषताएं दी हुई हैं चार किसी एक मिट्टी के बारे में, तो बताना है कि किस मिट्टी के बारे में ये बात कर रहे हैं। इट इज़ मेनली फॉर्म्ड ओवर बेसाल्ट रॉक्स एंड इन द लो रेनफॉल एरिया। ये ऐसे एरिया में होती है जहाँ पे बेसाल्ट रॉक होती है। बेसाल्ट रॉक वो रॉक होती है जहाँ पे एक तरीके से पहले कोई ज्वालामुखी रहा हो, और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे इरोजन के बाद ये बेसाल्ट रॉक्स बनती हैं, और वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, द सोइल इज रिच इन क्ले एंड ड्यू टू दिस इट हैज़ ए हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। इस मिट्टी के अंदर जो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर क्ले बहुत ज़्यादा होती है, गारा। एंड इज़ गुड फॉर ड्राई फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग के लिए काफ़ी उपयोगी है। इट कंटेन्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम और कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इस मिट्टी के अंदर कमी पाई जाती है। तो ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ब्लैक सॉइल की है। केवल एक पहले ऑप्शन से इसको सॉइल को हम पहचान सकते थे, क्योंकि भारत के अंदर वोल्केनिक ओरिजिन केवल साउथ इंडिया, ये जो हमारा डेक्कन का जो प्लेट्यू है इसके अराउंड ही मिलता है। मेनली महाराष्ट्र का एरिया जो है, और ये तेलंगाना का एरिया है, और गुजरात का एरिया, कुछ गुजरात का साउथ और ये साउथ और ईस्टर्न, मान लीजिए ये गुजरात, ये गुजरात का नक्शा लगा लीजिए। तो ये जो एरिया है गुजरात का, इस एरिया में ये काफ़ी मिट्टी जो है पाई जाती है। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा कॉटन का कल्टीवेशन, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि कॉटन के कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोगी मिट्टी है वह है हमारी ब्लैक सॉइल। तो और ये जो ब्लैक सॉइल इसी क्षेत्र में बनती है। केवल बेसाल्टिक जो रॉक्स हैं इन्हीं के पास ही हमें ब्लैक मिट्टी मिल सकती है। तो पहली ही कैरेक्टरिस्टिक से हम इसको बता सकते थे। और ब्लैक सॉइल को भारत के अंदर रेगूर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई सारी कैरेक्टरिस्टिक और भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। क्या पता आपको यहाँ से दो ही दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि कौन सी मिट्टी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्ट सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हिमालयन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस प्रकार की माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन को हम यंग माउंटेन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अभी भी इनकी हाइट बढ़ती जा रही है। जिन माउंटेन्स की हाइट अभी भी बढ़ती जा रही है उनको हम यंग माउंटेन्स यानी कि फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। और ये मेनली बनते हैं जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो एक जो प्लेट जो कमज़ोर होगी वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, और ये एक माउंटेन का रूप ले लेगी। तो हिमालयन, ये जो हमारी सब कॉन्टिनेंट प्लेट है, जो इंडिया की, जहाँ पे हमारा भारत देश स्थित है अभी, ये आके टकराई थी इधर एशियन प्लेट से, और यहीं पे हमारा फिर हिमालयन माउंटेन जो है राइज होना शुरू हो गया था। तो ये चीज़, ये दोनों के दोनों फैक्ट हमें यहाँ पे याद रखने हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यंग माउंटेन इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अभी भी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के अंदर है, यानी कि अभी भी इनकी हाइट बढ़ रही है। अब ये वर्ल्ड के यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये वर्ल्ड की यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। लेकिन अगर हम बात करें ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, वो भी भारत के अंदर ही है, जो कि है अरावली माउंटेन रेंज। और अरावली माउंटेन रेंज हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच माउंटेन ऑफ द हिमालयन रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। हिमालयन माउंटेन रेंज का कौन सा पर्वत भारत के अंदर सबसे ऊंचा है। तो भारत के अंदर सबसे ऊंचा है कंचनजंगा माउंटेन। अगर हम बात करें पूरे हिमालयन में, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है K2 गोडविन ऑस्टिन, और तीसरे नंबर पे फिर ये आता है कंचनजंगा, जो कि भारत के अंदर है। ये आता है हमारे जो नेपाल का बॉर्डर है उसके पास। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस ऑफ पीक्स एंड देयर स्टेट आर करेक्ट। एक तरफ हमें दी गई है ये पीक्स यानी कि चोटियाँ, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि कौन कौन से मैच यहाँ पे करेक्ट है। तो दोदा बेटा तमिलनाडु के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। अन्नामुडी केरल के अंदर है, और सारामती नागालैंड के अंदर है। चारों के चारों मैच यहाँ पे हमें करेक्ट करेक्ट दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ की, यानी कि 1 2 3 एंड 4 ये करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू नेम ऑफ द रोस आइलैंड। रोस आइलैंड का नया नाम क्या रखा गया है। रोस आइलैंड है हमारे अंडमान निकोबार में, और अभी 2018 में पीएम मोदी गए थे यहाँ पे, और उन्होंने 3 आइलैंड का यहाँ पे नाम चेंज किया था। और रोस आइलैंड का भी इसमें नाम चेंज किया गया था, और इसका नाम रखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये नाम ये इसको दिया गया था 2018 में। और ये जो रोस आइलैंड है ये आता है हमारे साउथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। निम्न में से कौन सी एक नदी इंडस नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तवी। तवी नदी, जैसे कि आपने सुना होगा
कभी आप रेलवे स्टेशन पे गए हो, आपको ट्रेन का अनाउंसमेंट वहाँ पे सुनी होगी, जम्मू तवी एक्सप्रेस। तो जम्मू के साथ हमेशा तवी नाम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो तवी एरिया है पूरा का पूरा जम्मू से लगा हुआ है, और यहीं से ये तवी नदी होकर निकलती है, और यहाँ की मेजर रिवर है जम्मू एरिया की। तो ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तवी नदी बाद में जाके चेनाब नदी में मिल जाती है, और चेनाब नदी बाद में जाके फिर इंदस नदी के अंदर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस साल पास किया गया था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1980 के अंदर इसको पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया इन विच ईयर? बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1986 में इसको लॉन्च किया गया था। और एक फैक्ट और है कि भारत के अंदर अभी कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? उनकी संख्या है 18। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये था एंड इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 4 का। पार्ट 5 लेकर हम जल्दी मिलते हैं आपसे। अगर आपको इसी तरीके से पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया के भी लेक्चर्स देखने हैं, जिसके अंदर हमने सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कराए हुए हैं, वहाँ पे भी हमारे 3-3 पार्ट आ चुके हैं। पॉलिटी के मॉडर्न हिस्ट्री के आ चुके हैं 4 पार्ट, ये अभी चौथा पार्ट इसका ज्योग्राफी का हो गया, और पॉलिटी का भी चौथा पार्ट जल्दी आने वाला है। तो आप ये सभी हमारे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी एमसीक्यूज के नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप इन प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल पे जाइए। वहाँ आप जब चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये इस लेक्चर की पीडीएफ के साथ साथ जितने भी हम पुराने लेक्चर पीछे अपलोड कर चुके हैं, पॉलिटी के, मॉडर्न हिस्ट्री के, और जो भी हम करंट अफेयर के भी लेक्चर अपलोड करते हैं, उन सभी की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।